हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आप लोगों के लगातार कई कमेंट्स आ रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत तरह का क्लियरिफिकेशन उसमें अभी भी बाकी है, थोड़ा उधेड़-बुन आपके प्रोस्पेक्टर जो नोटिफिकेशन है उसमें भी है। तो मैं आप लोगों के कमेंट को देखती हूँ, जिसका जवाब साफ और स्पष्ट लिखा रहता है मैं उस पर नहीं टॉपिक लाती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का लगातार आने लगता है फिर मैं टॉपिक लाती हूँ। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आप लोगों का ये बहुत सारा सवाल है कि मैम प्राइमरी में इंटर 55% बोल रहा है, जिसका 55% होगा वही भर सकता है, या फिर 9th एंड 10th वाले में पूछा जा रहा है कि मैम मेरा 49% है, क्या मैं भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, या फिर मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो मैं कौन से सब्जेक्ट में और एलिजिबल हूँ भरने के लिए, या फिर साइंस का है, सामाजिक अध्ययन का है। और आज मैं भाषा के बारे में भी बात करूंगी। आपका भाषा चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, संस्कृत हो, जो भी हो, इस सब पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल आराम से आप लोग समझिएगा। ज़्यादा बड़ा आपका वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा जानकारी से भरा हुआ होगा। लगातार इस चैनल पर अपडेट और वीडियोज़ आते रहते हैं, क्लास को लेकर भी आते रहते हैं, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। मैं मैथ का भी कोई टॉपिक अगर बताती हूँ तो उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि मैं एक कंपटीशन के तौर पर बताती हूँ। आपने स्टूडेंट होकर कभी पढ़ा है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक में बताती हूँ। तो बने रहिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, इस चैनल से लॉस नहीं होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्राइमरी लेवल में अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंटर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इंटर किया है, मैं पेन बदल लेती हूँ। प्राइमरी लेवल पर अगर इंटर के बेसिस पर आप भर रहे हैं, तो इंटर के बाद या तो आपने डीएलएड किया हुआ है या 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसका कुछ भी नाम हो। और ये जो मैंने लाइन बोला, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, जो आपने किया हुआ है कोर्स डिप्लोमा 2 वर्ष का, तो ये आपके नोटिफिकेशन में ही है। चाहे आप उसको जो कह सकते हैं, कोई भी नाम दिया गया हो, आपने अगर किया है, लेकिन ये याद रखना है सिर्फ़ और सिर्फ आपने इंटर करके वो काम किया है, वो डिग्री हासिल की है, तब यहाँ पर आपको इंटर में 55% होना अनिवार्य है। अगर इंटर में आपका 44% भी होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी आपका क्या सब्जेक्ट है ये मायने नहीं रखता है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे आपका ईवीएस हो, कुछ भी हो, प्राइमरी लेवल में आप भर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपसे सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। मायने आपका क्वालिफिकेशन रखता है। लेकिन अगर आपने बीए या बीएससी या बीकॉम कुछ भी आपने किया हुआ है और उसके बाद आपने बीएड किया है, तब यहाँ पर भी आपको ये 50% अनिवार्य किया है। इंटर करके अगर आप कर रहे हैं तो 55%, लेकिन अगर आप बीए बीएड दिखा रहे हैं, फिर आपके इंटर का परसेंटेज मायने नहीं रखता है। फिर आप इंटर में 55% से कम भी किए हैं तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बीए के या बीएससी के या बीकॉम के जो आपके मार्क्स, जो आपके परसेंट हैं, उस पर आपको देखा जाएगा, प्लस बीए। बीएड में उन्होंने कोई भी परसेंट क्लियर नहीं किया है, बीएड आप कितने परसेंट से पास हैं ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन बीए का 50% उन्होंने दिखाया है। अगर यहाँ तक आपका सब कुछ ठीक है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात आप लोगों का लगातार आ रहा है कि मैं यूपी में रहती हूँ, या यूपी में मेरी शादी हो गई, या किसी अदर स्टेट में हो गई है। आपकी शादी कहाँ हुई है, क्या हुई है, कोई मतलब नहीं। आपके पास बिहार के निवासी होने का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर अदर कास्ट हैं, कोई भी है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दर्शाना होगा। तो आप निवासी बिहार के हैं, इसका आपके पास कागजी प्रमाण होना चाहिए, जो कि आपको वहाँ पर एक कॉलम मिलेगा फॉर्म भरने के समय, वहाँ आपको दर्शाना है। फिर वो ओरिजिनल आपसे मांगा जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शादी आपकी कहीं भी हुई या फिर आप किसी अदर स्टेट से हो, बिहार में आपकी शादी हो गई है, तो बिहार का आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप आराम से एलिजिबल हैं। अब इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं ये जो मैथ आप देख रहे हैं, मैथ गणित मैंने लिखा हुआ है, और देखिएगा इसको आराम से समझ लीजिएगा। अब इससे जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। इसको अगर पूरे वीडियो को डिटेल में समझ जाइएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज में भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आराम से इसको समझिएगा। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साइंस लिया है, अगर आपने या तो मैथ लिया है या तो विज्ञान लिया है, या तो आपने मैथ से बीएससी किया है या विज्ञान से बीएससी किया है। अगर आपने मैथ से किया है तो साथ में आपने फिजिक्स रखा होगा या केमिस्ट्री रखा होगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हैं, कंप्यूटर साइंस है, या आपका कुछ भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से सुनिएगा।
मैथ आप रखें फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है, या साइंस रखे हैं जूलॉजी बॉटनी रखे हैं तो आपका केमिस्ट्री है जूलॉजी साथ में बॉटनी और केमिस्ट्री आप रखे हैं, आप जैसा कि जानते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, आप बीएससी किए हैं, मैथ है आपका सब्जेक्ट, इधर मैं अथवा बोलूँगी, आप आराम से समझिएगा। मैथ के साथ या तो आपका फिजिक्स है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, या आपका कंप्यूटर साइंस है, या आपका कंप्यूटर है, या आप कंप्यूटर साइंस है, या केमिस्ट्री है, या स्टैटिक्स है। जितना भी सब्जेक्ट मैंने बोला ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई 2 होना चाहिए। किस में से? मैथ को छोड़कर, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। इस 1 2 3 4 एंड 5 मैथ जो है आपका, मैथ आपका ऑनर्स होना चाहिए। मैथ को लगाकर इसमें से कोई एक तो मैथ बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है कि मैथ में आप जो है विशेषज्ञ हैं, यानी आपका प्रतिष्ठा में ऑनर्स मैथ होना चाहिए। तो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से स्टेट पेपर 1 किया है उनके लिए भी ये अच्छा मौका है अगर उन्होंने मैथमेटिक्स से बीएससी किया हुआ है, तो ये आप समझ गए। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग से बीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग से किया हुआ है और साथ में आपने मैथ रखा है प्रतिष्ठा के रूप में, यानी ऑनर्स में आपने मैथ रखा है, बाकी आपने इंजीनियरिंग किया है, तो भी आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। किस क्लास के लिए? तो ये 9th और 10th की मैं बात कर रही हूँ, माध्यमिक के लिए। अब ये क्लियर हो जाने के बाद अब नीचे आप आइएगा, आते हैं विज्ञान में। विज्ञान ये है आपका साइंस, और इसमें जो है आपका 3 सब्जेक्ट आप माइंड में रखिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। जूलॉजी आपका प्राणी शास्त्र हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, बॉटनी आपका वनस्पति विज्ञान हो गया, और ये आपका रसायन शास्त्र हो गया। इसमें से आपका ऑनर्स के रूप में जूलॉजी होना चाहिए, बाकी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। या अगर फिर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक किया है तो आपका विज्ञान ऑनर्स होना चाहिए, विज्ञान साइंस मतलब प्रतिष्ठा के रूप में होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान में। ये सामाजिक विज्ञान में बहुत समझाते समझाते परेशान भी हो गई हूँ, और मतलब कभी कभी नींद में भी बड़बड़ा देती हूँ, इतना आप लोगों को इसके बारे में बताया है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है, ये इसमें कहा जाता है, कहा गया है कि आप लोग कहते हैं मैम मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री मेरा सब्सिडरी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इसको आराम से समझ लीजिएगा और इससे बाहर निकल जाइए। इससे आगे आगे चीज़ भी हम लोगों को देखना है, पढ़ना भी है, ये सब क्या समझना, आप लोग एलिजिबल हैं, लगे रहिए, हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, किस में? सामाजिक विज्ञान में। 9th 10th का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपने बीएड किया है, आपने स्टेट पेपर 1 निकाला है, आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, आप ज्योग्राफी माइंड में रख लीजिए, आप पॉलिटिकल माइंड में रख लीजिए, और आप इकोनॉमिक्स माइंड में रख लीजिए। देखिए मैंने इस हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी इसीलिए लिखा कि ये दोनों जो है, ये दोनों मुखिया है इस सामाजिक अध्ययन के परिवार का। ये आप समझ लीजिए, ये जेंट्स मुखिया है और ये फीमेल, ये जेंट्स है, ये लेडी है, यानी ये मेल है, ये फीमेल है। इस दोनों में से कह रहा है कि अगर मैं घर से मैं चला जाऊं तो तुम रहना, ये कह रहा है मैं चला जाऊं तो तुम रहना, यानी दोनों में से कोई एक रहना ही रहना घर में, क्योंकि बाकी सब बच्चे बुच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपका इतिहास होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपका भूगोल होना ही चाहिए। 2 में से इस 2 को आप स्पष्ट समझ लीजिए। ये है आपका हिस्ट्री, ये है आपका ज्योग्राफी, ये 2 हो गया। अब इधर आप लिख लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इधर आप पॉलिटिकल लिख लेते हैं, इधर आप इकोनॉमिक्स लिख लेते हैं। अब इसको रीजनिंग की तरह समझिए, हिस्ट्री के साथ या तो आपका पॉलिटिकल होना चाहिए, या तो आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर ये ज्योग्राफी भी आपका अगर प्रतिष्ठा के रूप में है तो ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए हिस्ट्री के साथ। ये है नियम। लेकिन इसमें एक चीज़ आपका नियमावली में दिया गया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास भी आ गया होगा। देखिएगा, इसमें ये नहीं कह रहा है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका ऑनर्स ही होना चाहिए, कह रहा है या तो आपके सहायक विषय में हो या प्रतिष्ठा विषय में। जैसा मैंने समझाया, मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़िएगा। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि इस पॉइंट से कोई लेना देना अब है नहीं, क्योंकि स्टेट पेपर 1 जिनका हुआ है वही एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। तो हिस्ट्री के साथ या तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर किन्हीं का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ उनका या तो हिस्ट्री होना चाहिए, या तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इस 3 में से कोई भी एक होना चाहिए। ये दोनों तो अनिवार्य है ही है,
इसमें से कोई एक और होना चाहिए, या तो सब्सिडी सहायक विषय के रूप में या फिर प्रतिष्ठा के रूप में। ये नहीं कह रहा है कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स नहीं किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया है, सहायक विषय आपका हिस्ट्री है तो आप नहीं भर सकते हैं, आप भर सकते हैं जैसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपका सामाजिक विषय का हो गया। और उसके बाद ये है आपका लैंग्वेज, भाषा। भाषा में भी आप लोग सवाल करते हैं। इसका चाहे आपका भाषा हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, चाहे उर्दू है, चाहे बांग्ला है, जो कुछ भी है आपका ये ऑनर्स के रूप में ये भी क्लियर नहीं किया है कि आपका ऑनर्स ही होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि आप स्नातक स्तर पर ये लैंग्वेज जो आपने रखा है, जिससे आपने बीएड किया है, जिससे आपने एस्टेट किया है, ये स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है कि ये प्रतिष्ठा के रूप में ही होना चाहिए। कई लोग नहीं भी रखते हैं ऑनर्स, तो यानी कि आप पठित, इससे पठित हैं। लैंग्वेज ये है आपका, तो ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, ये आपने समझ लिया। इस सब के लिए आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको कई बार बताया है। इसका जो है वैल्यू जो दिया है प्राइमरी का इंटर लेवल तक का, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो क्लास आप बच्चे को पढ़ाइएगा 1 to 5, इसका मतलब ये नहीं है 5 एक्सरसाइज से आपको उठा कर लेते हैं। आप इस तरह से समझिए कि आप कुएं के पास जाते हैं एक बाल्टी को लेकर के। आप यहाँ उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि ये है आपका कुआं, ये है कुआं, ये है वेल, और यहाँ आप पानी भरने के लिए जाते हैं। तो आपको जो है एक बाल्टी पानी चाहिए, ये है कुआं, एक बाल्टी चाहिए आपको पानी। तो यहाँ आपके पास ये बाल्टी है, आप इसको लेकर चलें यहाँ पानी लाने के लिए। तो आप ये समझिए, ये जो बाल्टी है ये है प्राइमरी लेवल का बच्चा, 1 to 5 का बच्चा है, ये 1 to 5 का, ठीक है। लेकिन ये बच्चा जो, ये बाल्टी जो पानी लेने जा रहा है इस कुआं में, तो ये बच्चा जो पढ़ेगा, ये पढ़ेगा आपसे। तो इस कुएं में जब आप पानी लेने जाते हैं तो इसमें एक बाल्टी तो पानी रहेगा नहीं, ये पूरा भर के रहेगा कुआं में पानी। समझिए इस बात को, कुआं में, क्योंकि आप ये समझिए कि ये चीज़ जो है एक ही बाल्टी आप लेने जा रहे हैं। अगर हर एक कुआं में एक ही बाल्टी क्वांटिटी हो तो फिर वो कुआं किस काम का, फिर तो वो बाल्टी ही हो गया। तो कोई भी जाता है बाल्टी से पानी निकाल के ले आता है, तो कुआं में तो हमेशा पानी रहता है, घटता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बाल्टी के रूप में बच्चे को आप पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास पानी की मात्रा कुएं की इतनी होनी चाहिए, जानकारी आपका बिल्कुल विस्तृत होना चाहिए। बेशक आप बाल्टी में एक बाल्टी पानी ले लेकिन कुआं लीजिए, लेकिन कुआं के पास अधिक पानी होना चाहिए। यानी कि आप 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन जिस लेवल से आप फॉर्म गिराएंगे उस लेवल से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो BA लेवल से प्राइमरी का फॉर्म भरेगा, क्या उसको BA लेवल का पढ़ना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ऐड किया है, उन्होंने मैक्सिमम ये इंटर लेवल तक का दिया है, जिसका लेवल इंटर तक जाएगा। उसके बाद अगर आप BA के लेवल पर भी फॉर्म भर रहे हैं तो इंटर लेवल कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको इंटर लेवल चूँकि सीमित किया है तो वहाँ तक आपको पढ़ना है। और ये 9th 10th में चूँकि यहाँ से स्टार्टिंग है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया है कि BEd हो या और भी कुछ हो, तो ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम पूछेंगे। तो ये है आपका। अब आप लोग सवाल करते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, 9th 10th पढ़ें, ये देखिए आप स्पष्ट है, जो आपने BA तक पढ़ा है लेवल तो वहीं उठा के लेके जाएंगे। टॉपिक को आप सेलेक्ट करिए। 9th 10th में जो टॉपिक आपका मिल रहा है, चाहे कोई राइटर हो, चाहे जो भी टॉपिक हो, लैंग्वेज तो और भी ईजी होता है, किसी के बारे में आप पढ़िए, हालांकि ईजी सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उससे रिलेटेड आप इंटर में भी जाइए, BA में भी जाइए, जो कि आपके अध्ययन को बिल्कुल आसान कर देगा। इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा, कोई भी आप टॉपिक उठा लेते हैं तो उस तरह से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं। जैसे आप मैथ ही ले लीजिए, मैथ में ही अगर आप HCF LCM करते हैं तो HCF LCM क्लास 6 से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे समझाते समझाते उसका लेवल हाईएस्ट इतना होता है कि कंपटीशन लेवल पर UPSC में पूछा जाता है। अभी आपके टीचर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आपको लेवल को बढ़ाना है, टॉपिक सेम रहेगा, लेवल बढ़ाना है। अब उम्मीद करते हैं, और देखिए इतना कुछ होने के बाद इसके लिए आपको चाहिए सीटेट पेपर 1 और इसके लिए आपको चाहिए एस्टेट पेपर 1। अब देखिए इन्होंने ये क्लियर क्यों किया है, मैं आपको एक और राज की बात बता दूं। जब उन्होंने घोषणा की हुई थी उस समय भी सरकार पर नीतीश कुमार ही थे, सरकार की कुर्सी पर। ये जो सामाजिक अध्ययन में इन्होंने इतना खोल कर दिया है सारा चीज़, क्यों दिया है, बात को समझिए। क्योंकि
अभी भी सामाजिक अध्ययन में ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, उनको मेरिट में भी डाला था, उनको रैंक भी दिया था, लेकिन उनका ये सब्जेक्ट टैली नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि इसमें बहुत लोग छटेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने जो स्टेट किया है क्या आपके ये सब्जेक्ट हैं? अगर हैं तो तैयारी में लग जाइए, अन्यथा आपका प्रयास जो है बेकार चला जाएगा। क्योंकि ये सरकार समझ रही है कि वहाँ मेरिट नॉन मेरिट का जो गेम हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और हो कैसे गया था, जबकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिसका सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा था। यही चीज़ साइंस वाले में भी हुआ था, इसीलिए नोटिफिकेशन में इन्होंने खोल कर दिया है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट, ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा स्टेट पेपर 1 निकल गया है तो मैं तैयारी में लग जाऊँ। आप देखिए ये आपका मैच कर रहा है या नहीं, अदरवाइज़ आप दूसरी तैयारी में लगिए। दूसरे स्टेट में भी वैकेंसीज आते रहते हैं, मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई सस्पेंशन नहीं रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा वीडियो। तो चलिए अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, जो भी प्रश्न हो पूछिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। कुछ लिखित भी देती हूँ आप लोगों को, और जब एक ही तरह का बहुत सारा सवाल आने लगता है तब उस पर मैं टॉपिक लेके आती हूँ। तो जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगली वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ।